गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आप आओ मिलकर बचाएं कविता है वो पढ़ रहे हैं, जो संथाली समाज से संथाली भाषा में रचित है और निर्मला पुतुल जो संथाली समाज से ही संबंधित है। बेटा अशोक सिंह ने इसका हिंदी रूपांतरण किया है और उन्होंने यहाँ पर जो प्राकृतिक विनाश के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है उसको हम देखते हुए मानते हैं कि अवश्य ही ये एक समाज की नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता है। बेटा तो वो कहना चाहती है कि जो चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण फैलने के कारण बेटा जो हमारी आबो हवा है, जलवायु है, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही हैं। उन्होंने जो हरी भरी भूमि है बेटा उनके प्रति भी, वनस्पति के प्रति भी, और आग्रह करती है कहीं न कहीं अपने समाज का, जो संथाली समाज है बेटा उसको बचाने का लोगों से आग्रह कर रही है। ठीक है, और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये दर्शाना है कि हम वनस्पति को बचाएं। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपने देखा बेटा कि किस प्रकार से निर्मला पुतुल मानव समाज से ये निवेदन करती है कि हम अपनी अपनी बस्तियों को नंगा होने से बचाएं, अर्थात जो हमारे आसपास की हरी भरी वनस्पति है उसकी हम रक्षा करें। वह यह भी आग्रह करते हैं कि हमें इन बस्तियों को शहरी प्रभाव से बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे मानती है कि, और वे क्या सभी मानते हैं, शहरी जीवन जो है वो निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है। इसलिए हमें पूरी बस्ती को शहरी वातावरण से बचाने का प्रयास करना होगा। शहरों की जलवायु प्रकृति के लिए, शहरों की जलवायु बस्तियों के लिए जो है मंगलकारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बस्तियों में जो है बेटा वातावरण वो भाईचारे का आपस में, और दूसरा साथ में आस पड़ोस का जो हरा भरा वातावरण है, प्रदूषण रहित वातावरण है, वो शहरी जीवन की बजाय आज भी काफ़ी हद तक सेफ है, बचाव में है, सुरक्षित है बेटा। तो शहर के प्रभाव के कारण, जो शहरी प्रभाव उसके कारण ही जो संथाली समाज विस्थापित हो रहा है बेटा, उसके बारे में भी उसने बताया है। और ये ही नहीं, आदिवासियों का जो जीवन संकट में पड़ने लगा है, यहाँ तक कि उनके चेहरे से जो माटी है, संथाली मिट्टी है, वो का रंग भी उतरता जा रहा है और अब वे इस प्रकार की भाषा प्रयोग करने लगे हैं, शहरी बोलने लगे हैं वो, जिसमें उनका झारखंडीपन नजर नहीं आता। झारखंडपन का जो झारखंडीपन होना चाहिए, मजबूती जो होनी चाहिए, ठीक है, जो जिस प्रकार जिस समाज से वो जुड़े हुए हैं, जिस प्रदेश से वे जुड़े हुए हैं, उसकी भाषा नजर नहीं आती। कवियत्री संथाली समाज की संस्कृति को महानगरीय कुप्रभाव से बचाना चाहती हैं। और आगे कहा था कि जो आज प्रकृति पर निर्भर रहने वाली आदिवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी है वो नष्ट होती जा रही है, धीमी पड़ने लगी है, वो उत्साह वो जोश नहीं है उनमें। ठीक है, प्राकृतिक संपदा के विनाश और शहरी प्रभाव के कारण उनके जीवन में न तो उत्साह रह गया है, न प्रसन्नता रह गई है, और न ही हृदय का भोलापन रह गया था। और एक समय क्या था जब आदिवासी युवक अपने अक्खड़पन और जुझारूपन के लिए प्रसिद्ध थे। अब आगे पार्ट 2 में बताया बेटा कि किस प्रकार से उन्होंने ये दर्शाया है कि उनके दिल से भोलापन और प्रसन्नता समाप्त हो गई है। आज भाग 2 में बेटा आप पढ़ेंगे कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता और पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन और मिट्टी का सूंधापन, फसलों की लहलहाहट। देखना ये सभी चीज़ों का कितना नुकसान बताया उन्होंने कहा है कि भी जो उनके हृदय में कार्य करने की जो आग सुलगती रहती थी, काम करने की जो ललक थी उनके अंदर, ठीक है, और क्या कहा है, पर
परंतु प्रकृति के विनाश के कारण उनके प्रवृत्तियां जो समाप्त होती जा रही हैं। ठीक है, काम करने की जो ललक होती थी, क्योंकि वनों के अंदर वन संपदा को संजोए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते थे वे, और आज वो क्या है बेटा, बिल्कुल जो है निकम्मे हो गए हैं। उन्हें उनके अंदर जो एक प्रकार से काम करने की जो आग सुलगती रहती थी वो धीमी पड़ने लगी है। ठीक है, साथ में क्या कहा है कि उनके हृदय में जो काम करने की ललक थी वो तो मंदी पड़ी रही, साथ में क्या कहा है, जो हमेशा धनुष की डोरी तनी रहती थी। ठीक है, ये शिकार करने के लिए जैसे वनों में जंगलों में जाते थे, धनुष की डोरी, जो धनुषों पे डोरियां तनी रहती थी, उनके हाथों में नुकीले तीर होते थे। तीर का नुकीलापन अर्थात नुकीले तीर होते थे, जो कुल्हाड़ी की धार होती थी, अर्थात जो तेज धार वाली कुल्हाड़ी होती थी, जंगल की ताजा हवा होती थी, खुलकर सांस लेते थे जिनमें वो। ठीक है, लेकिन प्रकृति के विनाश के कारण क्या हो गया बेटा, ये सभी चीजें जो हैं वो नष्ट हो गई हैं, क्योंकि अब वो चीजें सारी जो है धीमी पड़ गई हैं। उनमें वो जो उत्साह था, जोश था, वो पहले पद्यांश में ही बता दिया है, पहले पार्ट में ही बता दिया है। और इसके साथ साथ कवयित्री ने ये दिखा दिया कि बेटा कि उनके भीतर जो काम करने की ललक थी, आग थी, आग यहाँ भीतर क्या का मतलब काम करने की जो जिज्ञासा थी। ठीक है, उतावले रहते थे, अग्नि जलती रहती थी अंदर की भी, मैं कर्म करूं, कर्म करता हुआ आगे बढ़ूं। वो सभी चीजें जो हैं वो क्या हो गई है बेटा, धीमी पड़ गई हैं। धनुष की डोरी, जो हमेशा धनुष की डोरियां तनी रहती थी, हाथों में जो नुकीले तीर होते थे और धारदार जो तेज धारदार वाली कुल्हाड़ी होती थी, जंगलों को काटने के लिए, लकड़ियां चुनने के लिए, जाने के लिए, ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए। और आगे क्या कहा है, जंगल की ताजा हवा, और साथ में क्या कहा है कि जंगल की ताजा हवा में जो खुलकर वे सांस लेते थे, वे सभी चीजें क्या हैं बेटा, समाप्त होती जा रही हैं। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, ये कहा है। और आगे क्या कहा है कि नदियों की निर्मलता, जंगल की खुली हवा में सांस लेते थे, उसके साथ साथ क्या कहा है, नदियों की निर्मलता, जो नदियां निर्मल जल से बहती थी जंगलों के अंदर से, वो नदियों की निर्मलता भी समाप्त हो गई है। स्वच्छता, ठीक है, पहाड़ों का मौन, पहाड़ों की जो मौन शांति का आनंद लेते थे वे लोग। ठीक है, और साथ में क्या कहा है, गीतों की धुन, लोक गीतों की धुन पर जो नाचते थे, उनके अपने गीत होते थे, उन पे वे नाचने कूदने में मस्त हो जाते थे। मिट्टी का सौंधापन, मिट्टी की सुगंध से प्रसन्न होते थे। सौंधापन सुगंध होती है, मिट्टी में एक प्रकार की विशेष प्रकार की सुगंध होती है, क्योंकि अपने देश की मिट्टी सोना उगले, ये गाना आपने सुना ना बेटा, उसी प्रकार से सोना उगलने का मतलब है कि उसके अंदर सभी चीजों का जो वो समावेश है बेटा, एक प्रकार की सुगंध है, और उस सुगंध को हम महसूस भी करते हैं और प्राप्त भी करते हैं। तो मिट्टी की जो सुगंध है बेटा वो, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है, और लहलाती हुई फसलों की लहलाहट, और जो फसलों की लहलाहट को देख करके, लहराती फसलों को देख करके वे खुशी से झूम उठते थे, मस्ती से झूम उठते थे। इन सभी चीजों के बारे में कहा है कि ये सभी चीजें नष्ट होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, धीमी पड़ने लगी हैं। इन चीजों के बारे में उन्होंने कहा कि आओ इनको मिलकर बचाएं, किसी भी रूप में बचा सके। हमें इन सभी स्थितियों की रक्षा करनी होगी ताकि जंगल की ताजी हवा, नदियों का जो निर्मल जल है, पहाड़ों की जो चुप्पी है, प्रदूषित होने से बच सके। ठीक है, मिट्टी की खुशबू को बचाने का प्रयास करें, और फसलों की लहलाहट, जो हरियाली है लहराती हुई हमारे मन को मोह लेती है, हमें उन्हें बचाने की आवश्यकता है। आगे क्या कहा, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। क्या कहा है कि हम आदिवासियों को, उन्होंने अपने बारे में ही कहा है कि हम आदिवासी समाज के लिए जो है नाचने के लिए खुला आंगन नहीं दे सकते। प्राकृतिक संपदा की रक्षा करके हम आदिवासियों को नाचने के लिए खुला आंगन दे सकते हैं। नाचने के लिए खुला आंगन मिलेगा हमें, गाने के लिए गीत मिलेंगे और गाने के लिए गीत दे सकते हैं, और हंसने के लिए थोड़ी सी, क्या कहा है बेटा, खिलखिलाहट। यदि झारखंड की प्राकृतिक संपदा की रक्षा करेंगे हम, झारखंड की
प्राकृतिक संपदा की हम रक्षा करेंगे तो यहाँ के लोगों की हंसी में कुछ खिलाहट होगी, वे खुलकर हंस सकेंगे। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, अर्थात उनमें वे खुशी के साथ जो खिलखिलाकर हंस सकेंगे, और वे कहीं एकांत स्थान पर जाकर मुट्ठी के लिए रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत स्थान, और कहीं एकांत स्थान पर खुलकर वो रो भी सकेंगे। ये कहा है कि जब हम प्राकृतिक संपदा को बचाएंगे, झारखंड की जो प्राकृतिक संपदा है उसको हम अगर बचाएंगे, तो वो कहती है कि हमारा जो समाज है उसकी थोड़ी बहुत है, क्योंकि ऊपर तो बता दिया वो चीज़ें नष्ट होती जा रही हैं। और आगे क्या कहा है कि हमारे समाज के लिए, हम आदिवासियों को नाचने के लिए क्या मिल सकेगा, खुला आंगन मिल सकेगा, गाने के लिए गीत मिल सकेंगे हमें, ठीक है, उन्हें गीत दे सकते हैं, हंसने के लिए उन्हें थोड़ी सी हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट जो देगी मिलेगी उन्हें, यहाँ के लोगों की हंसी में कुछ खिलखिलाहट भी होगी। और रोने के लिए यदि वो रोना भी चाहेंगे तो उन्हें एकांत, थोड़ा सा एकांत भी मिल सकेगा बेटा, ये कहा है, खुलकर वे रो भी सकेंगे। तो प्रकृति की रक्षा करने से ही क्या कहा है, बच्चों के लिए मैदान, बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान प्राप्त हो सकेंगे, पशुओं के लिए हरी हरी घास होगी, अर्थात पशुओं के लिए हरी भरी घास मिल सकेगी, और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और वृद्ध लोग जो हैं पर्वतों को, पहाड़ों की शांति में बचा हुआ जीवन जी सकेंगे बेटा, वे शांति से अपना जीवन यापन कर सकेंगे बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा है, ऊपर जो चीजें बताई उन सभी के बारे में। लास्ट में कहा कि नदियों का निर्मल जल, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन और फसलों की लहलहाट, ये इन सभी चीजों को बचाने से क्या होगा बेटा, आदिवासियों को नाचने के लिए खुला आंगन मिलेगा, गाने के लिए उन्हें मधुर गीत मिलेंगे, और हंसने के लिए हम उन्हें थोड़ी सी खिलखिलाहट दे सकते हैं, और रोने के लिए भी उन्हें एकांत स्थान मिल सकेगा, बच्चों के लिए खेलने कूदने का मैदान प्राप्त हो सकेंगे, ठीक है, पशुओं के लिए हरी भरी घास प्राप्त होगी, और बूढ़ों के लिए, जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो पहाड़ों में जाकर शांति से अपना जो चौथा आश्रम होता है उनका जीवन का, ठीक है, वहाँ जाकर के अपनी शांति से अपने जो बूढ़ों के लिए जो वहाँ पर शांति प्राप्त हो सकेगी, अपना जीवन यापन वो शांति से कर सकेंगे। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, ये क्या कहा है बेटा, देखना कि किस प्रकार से आज ऐसा समय आ चुका है कि प्रत्येक आदमी दूसरे पर अविश्वास करता है। अविश्वास भरे दौर में, अर्थात आज किसी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, पूरा दौर ही ऐसा हो गया है, पूरा जमाना ही ऐसा हो गया है, कोई किसी पर विश्वास करके खुशी ही नहीं है बेटा, सभी संदेह के घेरे में रहते हैं, सभी पे शक रहता है, संदेह के घेरे में फंसे रहते हैं, और फंसे रहते हैं और विस्थापित हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो है एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए सभी क्या चाहते हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई उनको रोकना भी चाहे, विस्थापित होते आदिवासियों को रोकना भी चाहे, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है बेटा। तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने, क्या कहा है कि जो चारों ओर अविश्वास का वातावरण फैला हुआ है, आओ हम सब मिलकर बचे हुए विश्वास को, थोड़ा सा जो विश्वास बचा हुआ है, पल भर का थोड़ा सा भी, मान लो मामूली सा भी विश्वास बचा हुआ है, साथ में क्या कहा है कि आशा, उम्मीद, उम्मीद होती है, आशा भी एक शायद हो सकता है ये बच जाएं, निकल जाएं, नविस्थापित होने से रह जाएं, और थोड़े से सपने जो उनके बचे हुए हैं, सब उनकी सपनों की रक्षा हम करें, उनमें थोड़ा सा जो विश्वास बचा हुआ है, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है बेटा। लेकिन पहली लाइन में जो कहा है कि आज जो है किसी पर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रत्येक आदमी दूसरे पर अविश्वास करता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा हम विश्वास करके चलें, भरोसा करके चलें, थोड़ी सी आशा करके चलें, और थोड़े से उनके सपनों की हम रक्षा कर सकें जो उन्होंने सपने संजो रखे हैं। तो आगे क्या कहा है कि भी किसी प्रकार से हम देखेंगे कि कवयित्री जो है बेटा आदिवासी समाज को बचाने के लिए कितनी प्रयत्नशील है, ठीक है, कवयित्री आदिवासी समाज की आशा, उनके सपने और विश्वास को बचाने के लिए आग्रह कर रही है, और वो चाहती है कि हम समझ सकें, इनकी भावनाओं को समझ सकें, और उनमें एक
अलग तरह का विश्वास जगाएं ताकि वो आगे बढ़ सके। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है और भी हमारे पास। अंत में कवियत्री ने क्या कहा है देखना बेटा, यदि हम सारे मिलकर प्रयास करें तो हम आदिवासियों के अस्तित्व को बचा सकते हैं। आओ मिलकर बचाएं। यदि हम सारे मिलकर के इस बात को उठाएं, गहराई से लें, तो क्या कहता है, हम आदिवासियों के अस्तित्व माने मौजूदगी, उपस्थिति जो उनकी, उसको हम बचा सकते हैं, क्योंकि वे विस्थापित हो रहे हैं और एक दूसरे पर उनका विश्वास नहीं रह गया है। और साथ में क्या कहा है, प्राकृतिक जो संपदा वो नष्ट होती जा रही है। एक तरफ वह मानती है कि जरूरी है कि वो अपने पेट के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए शहरों की ओर रुख जोक कर रहे हैं, लेकिन इससे कहती है कि संथाली जो समाज है वो संकटग्रस्त हो गया है। तो पहली लाइन में कहा आओ मिलकर बचाएं, आओ हम सभी आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने से बचा सकते हैं। आज के इस दौर में भी बचाने को, भौतिकवादी जो दौर है बेटा आज का, बहुत कुछ बचा है। कवियत्री मानती है कि आज भी हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भौतिकवादी जो युग है उसमें बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, अर्थात हमारे पास आज भी बहुत कुछ है। इस भौतिकवादी दौर में भी करने के लिए, बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है, ठीक है। यदि हम प्रकृति के विनाश को रोक सकें, क्योंकि प्रकृति का विनाश रुक जाएगा तो निश्चय ही आदिवासियों का जो पलायन है, विस्थापित होने की जो परंपरा बनी हुई है, विस्थापित हो रहे हैं जो, वो रुक सकते हैं। तो उसका जो संदेश है बेटा लास्ट में ये कहा है कि हम प्रकृति के विनाश को अवश्य बचाएं, क्योंकि अब भी प्रकृति हमारे पास बची हुई है। अब देख रहे हो बेटा कोरोना के समय पर जिस प्रकार से प्रदूषित कम हो रहा है, तो हमारी चारों तरफ देखते हैं कि हरी भरी जो भूमि है वो कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि प्रदूषण के कारण जो हमारी प्रकृति है वो खिल उठी है। क्योंकि आवागमन जो है, चाहे वो वाहनों का है, चाहे लोगों का है, जो किसी भी प्रकार का है बेटा, कारखानों का है, दोहन है, नदियों का, तो इसी प्रकार से जो है ये सभी चीज़ें बहुत कम हो रही हैं। तो इसी कारण से हमारी प्रकृति जो है वो हरी भरी हो गई है, खिल उठी है। तो अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो जो संथाली समाज है बेटा, वो भी अपना जीवन यापन वहीं पर रह करके, वो उन्हें विस्थापित नहीं होना पड़ेगा, शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। और शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा तो हो सकता है उनका जो अस्तित्व है वो बना रहे। इसलिए संथाली समाज से जो एक कवियत्री है उसकी जो इच्छा है, आग्रह कर रही है, जो वो मन्नत मांग रही है, वो कह रही है कि किसी न किसी तरह से हम यदि प्रकृति के विनाश को रोक सकें तो निश्चय ही आदिवासियों का अस्तित्व सुरक्षित हो सकेगा। तो भाषा सरल, सहज और हिंदी है बेटा, और इसके साथ साथ शांत रस का प्रयोग यहाँ हुआ है बेटा, ठीक है। झारखंडीपन जो शब्द दिया है बेटा, वो एक संथाली जो क्षेत्र विशेष है बेटा, वहाँ की संथाली भाषा की चर्चा हुई है, ठीक है। जिस प्रकार से हम यहाँ कहें कि हरियाणा में हरियाणवी भाषा का जो अस्तित्व है, वो जिस प्रकार से शहरों की ओर जाएंगे तो वे भाषा में उनमें बदलाव आएगा, और हमारा जो हरियाणवी लहजा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से झारखंड में वहाँ की जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, और उस भाषा का जो प्रभाव नष्ट हो जाएगा, वो शहरों की भाषा बोलने लगेंगे तो वो झारखंडीपन जो है वो समाप्त हो जाएगा। उनमें जो एक अखड़पन है, जुझारूपन है, ठीक है, एक काम करने की ललक है, जो हमेशा धनुष पे डोरी चढ़ाई रहते हैं, ठीक है, नुकीला तीर रखते हैं, कुल्हाड़ी की तेज धार रखते हैं, और जंगल की जो ताज़ा हवा उन्हें मिलती है, नदियों का पीने के लिए निर्मल स्वच्छ जल मिलता है, पहाड़ों में जो शांति उन्हें मिलती है, वो सभी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। और नष्ट हो गई हैं तो इस कारण से आदिवासी समाज जो है वो अवश्य ही विस्थापित होने के कगार पे है, और विस्थापित इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें अपना जीवन यापन करना है। तो जो प्रमुख चीज़ें हैं बेटा, जो संदेश है कवियत्री का, वो ये है कि हमें प्राकृतिक संपदा को, प्राकृतिक जो संपत्ति हमारी, हरी भरी भूमि है, जो हमारी हरियाली है, हमारी पेड़ पौधे हैं, उसको बचाना है। तभी वो बच जाएंगे तो एक समाज ही बच जाएगा। उसने कहा
कि संथाली समाज जिसका जीवन ही उन्हीं पे टिका हुआ है वो भी बच जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से हमने ये कविता बेटा कंप्लीट की है आज, और इसके आधार पे हमने कल कुछ प्रश्न भी बताए थे, आपने लिखे भी होंगे। तो आज मैं और प्रश्न आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ रफ कॉपी में, तो नोट करें। मन का हरापन से जो अर्थ बताया था वो मन की खुशियों से था। अगला जो प्रश्न है, कवियत्री लोगों के भीतर क्या जगाए रखना चाहती है? कवियत्री लोगों के भीतर क्या जगाए रखना चाहती है? ठीक है, ज्ञान की लो होता है वैसे तो, अगर भाई ज्ञान जगाना चाहती है, लोगों को जागरूक करना चाहती है वो। अगला प्रश्न है, संथाल में खुले आंगनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो उसने बताया था संत कि भी जो नाचने के लिए खुला आंगन, तो खुले आंगनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अगला प्रश्न है, कवियत्री मैदानों को किस लिए सुरक्षित रखना चाहती है? कवियत्री मैदानों को किस लिए सुरक्षित रखना चाहती है? अगला प्रश्न है, कवियत्री बूढ़ों के लिए क्या सुरक्षित रखना चाहती है? ठीक है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे बेटा। बच्चों के लिए हरी मैदान, हरे भरे मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, इनमें मिल जाएंगे बेटा। अगला प्रश्न है, कवियत्री ने अविश्वास भरा दौर किसे कहा है? कौन सा युग जो उसने ये माना है कि अविश्वास भरा है? अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवियत्री ने किसके प्रति चिंता व्यक्त की हुई है? प्रस्तुत कविता में कवियत्री ने किसके प्रति चिंता व्यक्त की है? अगला प्रश्न है, कवियत्री किस राज्य से संबंधित है? उस राज्य का नाम बताना है आपको, किस राज्य से संबंधित है। कवियत्री का जन्म किस परिवार में हुआ था? कवियत्री का जन्म किस परिवार में हुआ था? अगला प्रश्न है, कवियत्री ने अपनी भाषा में किस छंद का प्रयोग किया है? किस छंद का प्रयोग किया है? अगला प्रश्न है, आदिवासी युवक किस लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, आदिवासी युवक किस लिए प्रसिद्ध हैं? क्योंकि उनमें जो ठंडी होती दिनचर्या, ये जो पद्यांश है इसमें इसका उत्तर मिलेगा आपको आगे चल करके। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि आदिवासी युवक किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रश्न जो है बेटा, ये प्रश्न आप रफ कॉपी में नोट करेंगे, और उसके बाद जो है इन प्रश्नों को रफ कॉपी में लिख करके याद भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कविता आपकी पूरी हो गई है। कविताओं का जो कविताएं कंप्लीट हो गई हैं बेटा आपके सिलेबस में। ठीक है, जो चैप्टर बचे हुए हैं आगे वो कराए जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप रफ कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू। ओके बेटा।